आदाब नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एक के बाद एक ऐसी बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने भारत से लेकर इजराइल, ब्रिटेन, ईरान, लेबनान और अमेरिका तक हलचल मचा दी है। पहली बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां एक भारतीय नागरिक की बेरहमी से हत्या के मामले ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय मूल के देखभाल कर्मचारी राजीव आचार्य के अजाकू मारकर हत्या किए जाने के बाद इसराइल में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों ने इंसाफ और जवाबदेही की मांग की है। दूसरी तरफ ब्रिटेन से एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है, जहां एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जुड़े हैकरों ने कथित तौर पर एक ब्रिटिश बिजली संयंत्र को 4 दिनों तक बंद कर दिया। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों और फास्फोरस गोले इस्तेमाल किए जाने की खबरों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर अमेरिका की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां अफगान मूल की अमेरिकी नेता आयशा वहाब ने कैलिफोर्निया से अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव जीत लिया है। तो आखिर इन तमाम घटनाओं के पीछे क्या कहानी है और दुनिया की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आइए विस्तार से हम समझते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल में भारतीय नागरिक राजीव आचार्य की हत्या की, जिसने भारत और इसराइल के बीच काम करने वाले हजारों भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव आचार्य इसराइल में एक देखभाल कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। उन पर 23 जुलाई को एक धारदार हथियार से बार बार हमला किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले में इजरायली अधिकारियों ने उस बुजुर्ग दंपत्ति के पोते एवी और जाकिन पर हम मामला दर्ज किया है, जिसके घर में राजीव आचार्य काम कर रहे थे। भारतीय समाचार माध्यमों के मुताबिक आरोपी पर पूर्व नियोजित हत्या का आरोप लगाया गया है। राजीव आचार्य की हत्या के बाद इसराइल में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों ने आवाज उठाई है और इजरायली सरकार से मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच हो, दोषी को सख्त सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। भारतीय कर्मचारियों ने यह भी मांग की है कि इसराइल में काम करने वाले विदेशी भारतीय कर्मचारियों को हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की जांच हो। ये मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि देखभाल कर्मचारी अक्सर इसी घर में रहते हैं जहां वे काम करते हैं। ऐसे में उनके काम और निजी जीवन के बीच कोई स्पष्ट दूरी नहीं होती है और अगर किसी तरह का विवाद या हिंसा होती है तो उनके पास मदद तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। राजीव आचार्य की हत्या के करीब 1 महीने बाद भारत के दूतावास ने भी कहा है कि वे इजरायली अधिकारियों के संपर्क में हैं। दूतावास के मुताबिक एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है और मामले की पूरी परिस्थितियों की जांच की जा रही है। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब इजराइल में भारतीय कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मई 2023 में भारत सरकार ने इजराइल को बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को भेजने के लिए एक समझौता किया था। इसके तहत हजारों भारतीयों को निर्माण कार्य और बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में काम करने के लिए इजराइल भेजने की योजना बनाई गई थी। गजा में जंग शुरू होने के बाद इजराइल में मजदूरों की कमी और भी बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीनी कर्मचारियों के कार्य परमिट बड़ी संख्या में रद्द किए जाने के बाद इजराइल में श्रमिकों की भारी कमी पैदा हो गई थी और इसके बाद भारत से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बुलाने की मांग बढ़ी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2025 तक गजा युद्ध शुरू होने के बाद 20,000 से ज़्यादा भारतीय कर्मचारी इजराइल पहुंच चुके थे। वहीं फरवरी 2026 में हुए नए समझौते के तहत 2028 तक 1 लाख भारतीय श्रमिकों के इजराइल पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन राजीव आचार्य की हत्या ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि जब हजारों भारतीय नागरिक रोजगार के लिए इजराइल जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करेगा? क्या उन्हें पर्याप्त कानूनी और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी? और अगर उनके साथ हिंसा होती है तो क्या उन्हें जल्दी न्याय मिल पाएगा? अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जिसने ब्रिटेन की सुरक्षा व्यवस्था में हलचल मचा दी है। एक ब्रिटिश समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जुड़े हैकरों ने कथित तौर पर एक ब्रिटिश बिजली संयंत्र को 4 दिनों तक बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स में इसे ऐसा पहला मामला बताया गया है जिसमें ईरान से जुड़े हैकर किसी ब्रिटिश ऊर्जा सुविधा को बंद करने में सफल हुए हों। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस बिजली संयंत्र का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। ब्रिटेन के ऊर्जा सुरक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एक
हमला एक छोटे स्तर के ऊर्जा उत्पाद पर हुआ है और इससे पूरे देश की बिजली व्यवस्था को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र के मुताबिक इस घटना के बाद बिजली आपूर्ति बंद होने जैसी कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद ये घटना बेहद गंभीर है, क्योंकि किसी देश के बिजली संयंत्र या महत्वपूर्ण ढांचे पर साइबर हमला केवल एक तकनीकी अपराध नहीं माना जाता है, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा खतरा भी समझा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने बिजली कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों को जानकारी दी और अन्य कंपनियों को भी सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कथित साइबर हमला ऐसे समय में हुआ है जब ब्रिटेन और ईरान के बीच तनाव पहले से बढ़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने कुछ सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करके ईरान के मिसाइल ठिकानों के खिलाफ सीमित कार्रवाई की अनुमति दी थी। बाद में इस अनुमति का दायरा बढ़ाया गया और अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के आसपास व्यापारिक तेल जहाज़ों को निशाना बनाने वाले कथित ईरानी मिसाइल ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति मिलने की बात भी कही गई थी। ऐसे में ब्रिटिश बिजली संयंत्र पर कथित साइबर हमले को व्यापक क्षेत्रीय तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले अमेरिका की एक जल आपूर्ति व्यवस्था पर भी साइबर हमलों की खबर सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 12 अमेरिकी स्टेटों की जल व्यवस्था से जुड़ी सुविधाएं प्रभावित हुई थी। जून में हंदाला नाम के एक ईरान से जुड़े बताए जाने वाले हैकर समूह ने कैलिफोर्निया की जल सेवा प्रणाली में सेंध लगाने की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। समूह ने यह भी कहा था कि यह कार्रवाई दक्षिणी ईरान में जल ढांचे पर कथित अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। उसने दावा यह किया था कि उसके पास जल आपूर्ति बाधित करने की क्षमता थी, लेकिन उसने अमेरिकी शहरों की पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं की। समूह ने कथित तौर पर अपने साइबर हमले के सबूत के तौर पर कई गीगाबाइट आंकड़े भी जारी करने का दावा किया है। इसी समूह ने अप्रैल में इजरायली सेना के पूर्व प्रमुख हार्जी हलवी के निजी फोन को निशाना बनाने और हजारों संवेदनशील फाइलें हासिल करने का दावा भी किया था। इस पूरे मामले से एक बात साफ है कि आधुनिक युद्ध अब केवल मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और सैनिकों तक सीमित नहीं रहा है। अब बिजली संयंत्र, पानी की व्यवस्था, संचार प्रणाली और डिजिटल ढांचा भी संघर्ष का मैदान बन चुका है। अगर किसी देश की बिजली या पानी की व्यवस्था को बड़े स्तर पर साइबर हमले से बंद कर दिया जाए तो बिना एक गोली चलाए लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। अब चलते हैं दक्षिणी लेबनान की तरफ, जहां इजरायली सेना की कार्रवाई और हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में रात भर हुए और शनिवार सुबह इजरायली हमले, भारी तोपखाना गोलीबारी और फास्फोरस गोले दागे जाने की खबर मिली है। मंसूरी, बैत अल सैयाद और माजदाल जोन समेत कई इलाकों को निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैत अल सैयाद में घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और एजेंसी ने दावा ये किया है कि कस्बे में लगभग कोई भी घर नुकसान से अछूता नहीं रहा है। हदाथा, बैत हुनून और हैता अल जबल जैसे इलाकों में भी धमाके की खबरें सामने आई हैं। इजरायली सेना की ओर से आसपास की घाटियों की तरफ मशीन गन से गोलीबारी किए जाने की भी जानकारी दी गई है। दक्षिण लेबनान के कई गांवों और कस्बों के ऊपर इजरायली ड्रोन उड़ते रहने की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा नबाती अल फोका के उत्तरी इलाके में स्थित अली अल ताहिर पहाड़ी पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने 2 हवाई हमले किए जाने की रिपोर्ट की खबर सामने आई है। दावत कफर रम्मान, दबशा पहाड़ी और अली अल ताहिर के जंगलों के आसपास भारी गोलीबारी की खबर सामने आई है और रिपोर्ट के मुताबिक फास्फोरस गोले इस्तेमाल किए गए हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सफ़ेद फास्फोरस इतना विवादित हथियार क्यों माना जा रहा है। सफ़ेद फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है और इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इससे त्वचा पर गहरे जलने के घाव हो सकते हैं और इसके धुएं को सांस